स्वागत है आपका इतिहास की दुनिया में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है सुल्तान फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के संदर्भ में अब तक हम एक बार मिल चुके हैं और आज दूसरी बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक सुल्तान रहने वाला फिरोज तुगलक मोहम्मद तुगलक का उत्तराधिकारी था। मोहम्मद तुगलक की मार्च 1351 में मृत्यु हो जाती है जब वह गुजरात के विद्रोही तगी का पीछा करते हुए सिंध जाता है। उसकी मृत्यु बीमारी के कारण होती है। जैसे ही उसकी मौत होती है, सेना में अफरा तफरी मच जाती है, अव्यवस्था हो जाती है और सेना यह महसूस करती है कि उसका कोई नेता नहीं है। एक नेता विहीन सेना में लूटपाट मच जाती है। इस बिखरती हुई सेना को संभालने के लिए और सल्तनत को बचाने के लिए मोहम्मद तुगलक के वे अमीर जो उस समय शिविर में उपस्थित थे, एक जगह इकट्ठे होते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि अगला सुल्तान मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई फिरोज होगा। फिरोज कहते हैं कि प्रारंभ में तो मना ही करता रहा कि मैं सुल्तान नहीं बनूंगा, लेकिन एक वृद्ध अमीर तातार खां ने उसका हाथ पकड़ा और उसको आग्रह पूर्वक सुल्तान की गद्दी पर बिठा दिया। यह बात मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के 3 दिन बाद की है। फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठ जाता है। यद्यपि वह राजसी वस्त्र उन्हीं वस्त्रों पर धारण करता है जो वह पहने होता है, और वह जो वस्त्र पहने होता है वे शोक के वस्त्र होते हैं। तो मित्रों, फिरोज तुगलक के पिता का नाम था रजब, जिसकी मृत्यु जल्दी ही हो जाती है, और उसका पालन पोषण करता है गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद तुगलक गयासुद्दीन का बेटा था और यह फिरोज तुगलक उसका भतीजा था। इन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता थी। फिरोज तुगलक ने मोहम्मद तुगलक का पूरा साथ दिया। वह जब बीमार था तब भी फिरोज ने उसकी सेवा की थी। तो असल बात तो यह है कि मोहम्मद तुगलक को अपने जीते जी लग गया था कि अब वह समय कभी तो आएगा कि मैं नहीं रहूंगा। तो उसने 3 आदमियों की एक समिति बनाई थी। उसका एक सदस्य फिरोज था जो उसकी शासन संभालने में मदद करती थी। फिरोज की मां, जिसका नाम था नैला बीवी, वो पंजाब के एक राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी और किसी वजह से उसे रजब से विवाह करना पड़ा था। होना तो यह चाहिए था कि फिरोज के स्वभाव में समन्वय के गुण आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और शायद इसीलिए नहीं हुआ कि वह एक हिंदू माता का पुत्र था। अपने आप को ज्यादा बड़ा मुसलमान सिद्ध करने के चक्कर में अपने पूरे शासनकाल में फिरोज तुगलक हिंदुओं के प्रति दुराग्रही रहा। आप यह कह सकते हैं कि उसका इस्लाम के प्रति विशेष अनुग्रह रहा, और वह अनुग्रह भी उसका रहा सुन्नी मुसलमानों के प्रति। यानी मुसलमानों में भी जो सुन्नी नहीं थे वे उसके कोप के भाजन बने। ऐसा हमें इतिहास की पुस्तकों में लिखा मिलता है और उसके कामों से यह सिद्ध भी होता है। तो फिरोज तुगलक के
बारे में जानने के लिए हमारे पास दो स्रोत है, जैसा कि मैं पिछले अंक में बता चुका हूं। एक तो बर्नी का तारीख फिरोज शाही है और दूसरा शम्स ए सिराज अफीफ का तारीख फिरोज शाही है। बर्नी उसके प्रारंभिक 6 सालों का ही वर्णन करता है और फिर वह मर जाता है। आगे का विवरण हमें अफीफ से मिलता है। और भी हमारे पास स्रोत हैं उसको जानने के। फिरोज तुगलक के अपने नोट्स भी हमें मिलते हैं, उनसे भी हमें उसके शासनकाल के बारे में जानने में मदद मिलती है। शम्स सिराज अफीफ ने फिरोज के बारे में जो लिखा वह फिरोज की मृत्यु के बाद लिखा, लेकिन उसने बड़े विस्तार से लिखा। उसने छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया। उसके विवरण में थोड़ी सी सच्चाई इस वजह से भी ज्यादा है कि वह सल्तनत का नौकर नहीं था, वह स्वतंत्र लेखन करता था। यद्यपि उसकी फिरोज से मित्रता थी, फिरोज के साथ उसका कई बार वार्तालाप भी होता था, वह उसके अभियानों में भी साथ रहा है। खैर, तो हम ये देख रहे थे कि ये जो फिरोज तुगलक है, इसको राज्य तो मिल गया, लेकिन ये राज्य तो उसको अभी सिंध में मिला है, सेना के शिविर में मिला है। अभी उसको दिल्ली जाना है और ऐसा भी नहीं है कि उसके उत्तराधिकार को चुनौती नहीं दी गई थी। 2 चुनौतियां उसके उत्तराधिकार को मिली थी और दोनों ही चुनौतियां कमजोर थी। लेकिन जिन 2 व्यक्तियों ने फिरोज तुगलक के उत्तराधिकार पर अंगुली उठाई और उन्होंने जो कारण बताए, वे कारण एक सीमा तक सही भी है। वैसे तो सल्तनत में उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम नहीं था। जिसके पास ताकत ज्यादा थी वही गद्दी पर बैठता था। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी बन जाने के बाद मोहम्मद तुगलक की एक बहन थी खुदावंदजादा, उसने आपत्ति की। वैसे तो जब फिरोज तुगलक को उत्तराधिकारी चुना गया अमीरों की बैठक में, तो अमीरों ने एक बात कही भी कि मोहम्मद तुगलक ने अपने अंतिम वसीयतनामे में फिरोज को नामांकित कर दिया था। अब यह कितना सही है और कितना झूठ है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह तय है कि फिरोज के प्रति अनुराग तो था मोहम्मद बिन तुगलक का। और अमीरों ने जो उत्तराधिकारी चुना, वह वहां जो लोग उपस्थित थे उनमें सर्वाधिक योग्य था। मोहम्मद तुगलक का सर्वाधिक वफादार था। तो मैं बात कर रहा था खुदावंदजादा की, जो मोहम्मद तुगलक की बहन थी। उसने ये कहा, वह शिविर में थी, वही थी, फौज के साथ ही थी, वह रूठ गई। उसने कहा कि भाई मेरा था और मेरे एक बेटा है दावर मलिक, तो जब उसका भांजा जिंदा है और उसके बेटा नहीं है, तो किस आधार पर फिरोज को चुना गया? स्वाभाविक उत्तराधिकारी तो दावर मलिक होना चाहिए। अमीरों ने खुदावंदजादा को समझाया कि आपकी बात सही है, लेकिन दावर मलिक फिरोज के जितना योग्य नहीं है।
और जो हालात हैं, आप देख रही हैं कि सेना में लूट मार मची हुई है। इस हालात में सल्तनत डूब जाएगी, ये सल्तनत खत्म हो जाएगी और फिर हम में से कोई कहीं का नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि आप हमारे निर्णय को मान लें। खैर, फिरोज तुगलक अंतःपुर में गया, खुदाबंद जादा के सामने पहुंचा और वह उसके कदमों में गिर गया, अपना सिर रख दिया। बोले, ये सिर हाजिर है, मतलब यही है कि आप चाहे तो इस सिर को काट सकती है। खुदाबंद जादा तो भावुक हो गई, लगता तो वह उसका रिश्तेदार ही था, वह भी भाई लगता था, सगा भाई नहीं था। तो उसने उसको गले से लगा लिया, उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और कहा कि भाई लाइए, वह ताज कहाँ है, मोहम्मद का ताज, जो मैं इसके सिर पे रख देती हूं। तो इस तरह से खुदावंद जादा का अहम तुष्ट हो गया, उसका ईगो सेटिस्फाई हो गया और बात यही खत्म हो गई। फिरोज ने पहले तो बिखरी हुई सेना को व्यवस्थित किया, फिर तीसरे ही दिन बोला कि चलो मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण किया जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि मंगोलों ने बगावत कर दी थी फौज में, तो बहुत सारे मंगोलों को पकड़ लिया गया और इससे मंगोलों का उत्पात शांत हो गया। सबसे ज्यादा उत्पात ये मंगोल ही कर रहे थे फौज में। मंगोलों का उत्पात शांत होने से सिंध में जो और विद्रोही थे वे भी ठंडे पड़ गए। तो एक बार के लिए संकट है वह खत्म हो गया और उसके बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हुआ। निजामुद्दीन अहमद की किताब है तबकाते अकबरी, बाद में लिखी हुई है, मुगल काल में। वह तिथि देता है 25 अगस्त की, कि 25 अगस्त 1351 को वह दिल्ली में विधिवत सुल्तान बना। लेकिन इसके पहले रास्ते में उसे एक पत्र मिला, एक खबर मिली। किसे? फिरोज तुगलक को, कि दिल्ली में अहमद अय्याज ने बगावत कर दी है। ये अहमद अय्याज कौन है? सुल्तान ने, आपको ध्यान होगा कि फिरोज तुगलक, अहमद अय्याज और तीन लोगों की उसने एक समिति बना रखी थी और ये जो समिति थी, ये समिति उसकी शासन में मदद करती थी। उस समिति का एक सदस्य था ये अहमद अय्याज, जिसकी आयु इस समय थी, जहां तक मुझे ध्यान है, 84 साल का था ये इस समय। और एक और व्यक्ति था, उसका नाम था खलीफती, मलिक कबूल खलीफती। वह पहले ही मर गया था। तो तीन आदमी हुए ना मोहम्मद तुगलक के समय उसकी मदद करने वाले। एक तो मलिक कबूल खलीफती जिसकी मौत हो गई, ये जो अय्याज जो इस समय दिल्ली में था और उसकी आयु 84 साल लिखी हुई है, बूढ़ा हो गया था, और तीसरा फिरोज था ही। तो वो उसने क्या किया, अहमद अय्याज ने दिल्ली में, जो उसको खबर मिली, मैं बता रहा हूं, पत्र मिला कि उसने बगावत कर दी है और उसने एक लड़के को, 6-7 वर्ष के बच्चे को मोहम्मद तुगलक का बेटा बनाकर सुल्तान बना दिया है। मोहम्मद तुगलक का बेटा बताकर सुल्तान बना दिया है और खुद शासन कर रहा है। क्योंकि वह तो कठपुतली हो गया ना, बच्चा थोड़ी शासन कर पाएगा। और यदि वह स्वयं बैठता तो उसे कोई स्वीकार नहीं करता। वहां जो अमीर थे उनको उसने साथ लिया, कुछ अमीरों को, और उसने
बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया और खुद शासन करने लगा। खूब धन भी लुटाया उसने, जो दिल्ली में जो उसको धन हाथ लगा वह उसने खूब लुटाया वहां, और एक तरह से ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे वही सुल्तान बन गया हो। फिरोज तुगलक ने यह बात दूसरे अमीरों को बताई कि आप लोगों ने मुझे यहां सुल्तान बना दिया, वहां कोई और सुल्तान बना दिया गया है, क्या होना चाहिए? तो अमीरों ने कहा, भाई मोहम्मद तुगलक के कोई पुत्र था ही नहीं, निश्चित रूप से जिसे पुत्र बनाकर बिठाया गया है वह कोई और है, इसलिए इस दावे को तो प्रथम दृष्टया खारिज किया जाता है। हम हमारी बात पर कायम रहेंगे और आप ही सुल्तान रहेंगे, आप दिल्ली बढ़िए। तो वह दिल्ली की ओर बढ़ा। अमीरों ने कहा कि भाई अय्याज इतना बूढ़ा हो गया है और उसके पास कहां से इतनी शक्ति आ गई, उसमें इतनी हिम्मत आ कैसे गई कि वह सुल्तान बना दे किसी दूसरे को। जो आदमी कभी ढंग से घोड़े पर न बैठ सका हो, जिसने अपने हाथ में कभी धनुष बाण नहीं लिया हो, कोई युद्ध नहीं लड़ा हो, सलाहकार था वह सुल्तान का खाली, उस व्यक्ति की इतनी हिम्मत कि वह किसी दूसरे को सुल्तान बना दे। तो खैर फिरोज दिल्ली की ओर बढ़ता चला गया, और रास्ते में जब वह हांसी में था तो वहां वह ख्वाजा जहां अय्याज सामने आ गया। मैंने आपसे कहा था कि जो दो चुनौतियां सामने आई थी ना, ये जो दो चुनौतियां सामने आई थी, ये चुनौतियां बेबुनियाद नहीं थी। यदि सुल्तान की बहन कहती है कि मेरे बेटे को गद्दे पर बिठाया जाना चाहिए, तो उसका कहना गलत नहीं था। उसने कहा कि यह कैसे बैठ सकता है, लेकिन उसे तो संतुष्ट कर दिया गया ना, यह कहकर कि हम सभी फिरोज को बनाना चाहते हैं और आपका पुत्र योग्य नहीं है, वह मान गई। लेकिन यहां क्या हुआ, असल बात तो यह थी कि ख्वाजा जहां अय्याज को दिल्ली में यह समाचार मिला था कि भाई तातार खां का पता नहीं है वह कहां है सुल्तान के मरने के बाद में, फिरोज का पता नहीं वह कहां है सुल्तान के मरने के बाद में, दूसरे अमीरों के बारे में कोई खबर नहीं कि वे कहां है, फौज में अफरा तफरी मच गई है। समाचार मिला ना उसको, बाद में समाचार मिला। तो फिर सल्तनत को बचाना चाहिए, इसलिए कुछ भी हो, किसी को भी गद्दे पर बिठाना पड़े, कोई सुल्तान जरूर बनना चाहिए। अब यदि वह खुद सुल्तान बने तो मानेंगे नहीं, क्योंकि उसका कोई मोहम्मद तुगलक से रक्त संबंध नहीं। तो उसने एक बच्चे को बिठाने का निर्णय लिया और उसके बारे में यह झूठ फैलाया कि यह उसका पुत्र है। लोगों को पता था कि उसका पुत्र नहीं है, लेकिन जो ख्वाजा जहां के प्रभाव में जो अमीर थे या उसके साथ हो गए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो इसको बना दो, सल्तनत तो बची रहेगी। और इसीलिए उसने वहां खर्चा किया दिल्ली में खूब। यह बात मोहम्मद तुगलक को पता नहीं थी, सॉरी फिरोज तुगलक को पता नहीं थी कि इस वजह से यह हुआ है क्या, और दूसरे अमीरों को भी प्रारंभ में पता नहीं थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह यह कारण बता रहा है नया सुल्तान बनाने का, तो उन्होंने उसकी बात को माना नहीं। कहा कि नहीं, वह महत्वाकांक्षी था और स्वयं शक्ति संपन्न होने के लिए और यह सब झूठ अपने तक पहुंचा रहा है। खैर, तो ख्वाजा जहां खुद ही फिरोज के सामने उपस्थित हो गया। सहयोगी था, अच्छा ये तीनों ही सहयोगी थे, तीन सहयोगियों में से ये लोग साथ काम करते थे। वह एक तो मर ही गया था,
ये दोनों राय देते थे सुल्तान को। ठीक है, इस अभियान में ख्वाजा जहां नहीं था वह एक अलग बात है। तो उसने माफी मांग ली। वह फिरोज के सामने अपने गले में एक रस्सी डाल के खड़ा हुआ, अपने बाल उसने कटवा लिए सिर के, सर पे कोई कपड़ा या कोई साफा या कोई टोपी या कुछ भी नहीं रखा उसने, और दयनीय होकर वह सुल्तान के समक्ष उपस्थित हुआ कि देखो बात ऐसी है कि हाँ, जब तक मेरा भाग्य साथ दे रहा था तब तक मैं वफादारी से काम करता रहा, सल्तनत की सेवा करता रहा। उसके पहले सुल्तान ने कहा था फिरोज ने कि उसको दरबार में लाओ तो उसको यह कहो कि सबसे पहले वह जमीन को चूमे, उसको धरती चटाओ पहले, ताकि उसका जो स्वाभिमान है वह खत्म हो जाए। तो उसने कहा कि जब तक मेरा भाग्य साथ दे रहा था तब तक मैं वफादार था, लेकिन मुझमें यह जो दोष आया कि मैं वफादार नहीं रहा, तो यह मेरे भाग्य का दोष है। मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मेरी अक्ल खराब हो गई थी। इसके अलावा वह कोई स्पष्टीकरण देता तो सुनता भी नहीं कोई। भाग्य ने साथ छोड़ दिया मेरा, और अब मैं इस दुनिया में बदनाम होऊंगा, और अब मैं दंड का भागी भी हूं। आप जो चाहें वह सजा मेरे लिए मुकर्रर कर दे, मैं उस सजा को भोग लूंगा। तो सुल्तान ने उसकी अब तक की सल्तनत के प्रति सेवा को देखते हुए उसे माफ करने का विचार किया, इसे छोड़ दिया जाए और इसका सम्मान बहाल कर दिया जाए, इसका रुतबा बहाल कर दिया जाए। लेकिन दूसरे अमीरों ने कहा कि यह एक गलत संदेश देने वाली बात हो जाएगी दूसरे अमीरों को, इससे संदेश अच्छा नहीं जाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो कहा कि दंडित किया जाना चाहिए। तो सुल्तान ने मलिक एमदुल मुल्क को कहा कि आप इसकी सजा तय कर दीजिए। तो उसने अमीरों से बात करके कहा कि इसको समाना की जागीर दे दी जाए, वहां बैठा रहेगा और सल्तनत में इसको कोई महत्व नहीं मिलना चाहिए। तो कहा ठीक है। बाद में जब वह समाना के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसको मार दिया गया। तो इस तरह से दोनों चुनौतियों का सामना फिरोज तुगलक ने बड़ी आसानी से कर लिया। जहां तक सुल्तान की बहन का प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक की बहन का, इसकी भी बहन ही लगती थी, खैर वह तो मान गई और भविष्य में उसने सहयोग भी किया। लेकिन ये जो अय्याज के साथ व्यवहार हुआ यह ठीक नहीं हुआ। यद्यपि उसने गलती की थी लेकिन उसकी एक वजह थी। उसने दिल्ली में सल्तनत को बचाकर रखा, भले ही वह उसने एक बच्चे के बहाने से यह काम किया हो। एक योग्य, एक समझदार, एक अनुभवी व्यक्ति को, जो फिरोज तुगलक का बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता था, खो दिया फिरोज ने। यदि वह स्वयं निर्णय ले ही लेता कि इसे माफ करना है तो उसे माफ किया जा सकता था। खैर, अब हम फिरोज तुगलक के विषय में क्या बात करेंगे? हमारे सामने दो बिंदु होंगे। एक बिंदु तो होगा उसके सार्वजनिक कार्य, और दूसरा बिंदु होगा उसकी धार्मिक नीति।
फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति को और उसके सार्वजनिक कार्यों को विशेष रूप से पढ़ा जाता है। फिरोज तुगलक के सामने कुछ समस्याएं थी। खजाना भी बहुत खाली हो गया था। दूरस्थ प्रांतों में बगावत भी हो रही थी, विद्रोह भी हो रहा था। कुछ अमीर असंतुष्ट थे, उनको भी राजी करना था और एक व्यवस्था कायम करनी थी राज्य में। तो यह सब तो उसे पूरा अवसर मिला। 37 वर्ष तक शासन करना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन फिरोज तुगलक ने जो 37 वर्ष तक शासन किया, वह उसने मोहम्मद तुगलक के खड़े किए गए साम्राज्य के बूते ही किया। वह पराक्रमी नहीं था, वह योद्धा नहीं था। उसकी रुचि तो सुधार करने में थी कि जनता की भलाई के काम किए जाएं, नए शहर बसाए जाएं। यह भी अच्छी बात होती। उसे एक अच्छा सुल्तान माना जाता इतिहास में। लेकिन उसके साथ दिक्कत यह थी कि उसने जनता की भलाई के लिए जो भी कार्य किए, उसने जनता के हित में जो भी सुधार किए, अपनी तरफ से तो जनता के हित में ही किए सुधार और कार्य, वे कार्य सब लोगों को निष्पक्ष रूप से लाभ देने वाले कार्य नहीं थे। वह पक्का मुसलमान था, कट्टर मुसलमान था और वह इस्लामी नियमों से हटना नहीं चाहता था। वह तो यह चाहता था कि जितने टैक्स इस्लामी कानून में लिखे हुए हैं, उसके आगे का मैं कोई टैक्स लूंगा नहीं। बड़ी मुश्किल से अमीरों ने उससे सिंचाई कर लगवाया हक के शुर्ब। बाकी उसने सूची बनवाई और बोले सब करों को हटाओ, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो अपने स्वभाव से वह यह कहना चाहिए कि एक आग्रही मुसलमान था और इसी कारण उसका हिंदुओं के प्रति और गैर सुन्नी मुसलमानों के प्रति दुराग्रह हो गया। जब हम फिरोज तुगलक के संदर्भ में खास तौर से, वैसे तो यह बात सल्तनत कालीन व्यवस्था पर पूरी पर ही लागू है, लेकिन यदि हम एक बार फिरोज तुगलक के संदर्भ में करें तो बात यह है कि उस समय जिसे जनता कहा जाता था, वह जनता सुन्नी मुसलमानों की संख्या ही होती थी। बाकी लोगों के विषय में तो यह मान्यता थी कि इस्लाम उनकी रक्षा कर रहा है, इस्लाम की छाया में वे रह रहे हैं और यह उन पर कृपा है। इसलिए जब जब फिरोज तुगलक के विषय में यह कहा जाए कि उसने जन कल्याणकारी कार्य किए, तो यह बात आप जरूर याद रखिए कि उसके जन कल्याणकारी कार्य प्राथमिकता के तौर पर सुन्नी मुसलमानों के लिए है। यह ध्यान रखना चाहिए। उसने गैर सुन्नी मुसलमानों पर और हिंदुओं पर जुर्म ही किए। इसके पहले ब्राह्मणों को दंडित करने में संकोच करते थे सुल्तान, लेकिन इसने ब्राह्मणों को भी जिंदा जलवाया और इसी वजह से इसी दोष के कारण, और वह
एक सफल शासक नहीं बना। उसकी एक ही नीति थी कि उलेमाओं को और अमीरों को राजी रखो, उनको संतुष्ट रखो। उसकी नीति थी कि कोई मुझे बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं चाहिए, यह साम्राज्य बना रहे इसकी तो पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अपना काम शांति से चलाना चाहता हूं, अपना समय शांति से निकालना, शांति से बिताना चाहता हूं। तो ठीक है, उसके काल में कोई अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने का संकट नहीं आया, कोई बड़ी सैनिक अशांति की घटना नहीं हुई और कोई आर्थिक मंदी भी नहीं आई, लेकिन वह एक ऐसी विरासत भी नहीं छोड़ सका जो तुगलक वंश के शासन को खंडित होने से, विघटित होने से, टूटने से बचा ले। फिरोज तुगलक के बाद में, और यह जो तुगलक वंश है, इसका अंत प्रारंभ हो गया, यह आपको ध्यान रखना है। यहां तक वह उदारता बरतता था, ढील बरतता था अपने शासन में कि अपराधों की अवहेलना कर देता था, जरूरत से ज्यादा उदार भी हो जाया करता था। जो भी है, फिरोज तुगलक जैसा भी था, उसने एक लंबे कालखंड तक शासन किया और आराम से शासन किया। तो जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम इसके सार्वजनिक कार्यों की चर्चा करेंगे और उसकी धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे। तब तक आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्ते।